हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पिछली क्लास का जो बाकी है वो पढ़ेंगे। ठीक है। तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था कि किसी पदार्थ होमवर्क नहीं दिया था, मैंने कहा था कि आपको अगली क्लास में मैं इसके बारे में बताऊंगी। तो ये देखिए प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 ये कि क्रियाकलाप 1.7 में परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है, और उस गैस का नाम बताइए जिस गैस की मात्रा दोगुनी है। ठीक है। तो इसके लिए परखनली क्रियाकलाप 1.7 को देखते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पे। ये है आपका क्रियाकलाप 1.7। डायग्राम आप ध्यान से देखिए, डायग्राम समझ जाएंगे तो फिर आप इसको आसानी से कर लेंगे। देखिए इसमें क्या है कि एक डायग्राम है जिसमें एनोड है, कैथोड है, ठीक है, और उसको बैटरी से अटैच कर दिया गया है, बैटरी से कनेक्ट किया गया है, और एक स्विच है। जब स्विच ऑन होगा तो इसमें क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी। तो ये स्विच ऑन दिखाया गया है, ये सिंबल स्विच ऑन का होता है। और इसमें क्या किया गया है कि एनोड के रूप में या कैथोड के रूप में क्या लिया गया है ये मैटर नहीं करता, आप ये डायग्राम बस देखिए। और इसमें क्या है, वाटर जल लिया गया है। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, क्योंकि इसमें एनोड और कैथोड अलग अलग है, तो जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, जल का वैद्युत अपघटन होता है, यानी इलेक्ट्रोलिसिस होता है। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब कि जल क्या है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है कि एनोड पे, ठीक है, एनोड पे जो है हाइड्रोजन, जब जल हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेक होगा तो एनोड पे क्या इकट्ठा होगी, एनोड पे आपका ऑक्सीजन इकट्ठा होगा और कैथोड पे आपका हाइड्रोजन इकट्ठा होगा। आप लोग जानते हैं कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख रही हूँ मैं H2O, ठीक है। और जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि वैद्युत अपघटन होता है, तो वो क्या होता है, H2 और O में ब्रेक होता है। ठीक है, यही वास्तव में यही होता है। ठीक है। तो कौन सी गैस की मात्रा, अगर मान लीजिए ऐसे ही बार बहुत सारे वाटर का वैद्युत अपघटन हुआ तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये दोनों में ब्रेक होता है, और ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे इकट्ठा होती है, कैथोड पे यानी कि यहाँ, और ऑक्सीजन एनोड पे यानी कि यहाँ इकट्ठा होता है। तो आप देख रहे हैं कि H2 और O, तो H2 की मात्रा क्या है, दोगुनी है। तो वो कौन सी गैस है जिसकी मात्रा दोगुनी है, और क्यों है, क्योंकि ये फार्मूला आप देख रहे हैं H2O है। जब ये इलेक्ट्रोलिसिस होगा, इसका ब्रेक होगा, तो ये H2 और O में ही ब्रेक होगा। O की मात्रा हमेशा इससे कम रहेगी, आधी रहेगी, और इसकी हमेशा इससे दो गुनी होगी, मतलब इससे ज़्यादा होगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये आप लोग लिख लीजिएगा सारे क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप एक ये वाला क्रियाकलाप देखिए, चित्र 1.8। इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट। चित्र को ध्यान से देखिए, आपको सब समझ में आएगा। कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। देखिए इसमें दो परखनली लिया गया है, दोनों में कॉपर सल्फेट का विलयन लिया गया है, और परखनली बी में क्या किया गया है कि लोहे की कील उस पर लटका दी गई है धागे से बांध के। दो लोहे की कील आप देख रहे हैं। तो देखिए ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, और परखनली बी में जब लोहे की कील लटकाया गया है तो क्या हुआ है उसको भी देख लीजिए। ये आपका परखनली बी ये वाला दर्शाया गया है, एक सेकंड, ये है आपका परखनली बी, जिसमें आप देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट के कलर में कुछ अंतर आया है, मतलब फेड हो गया है, थोड़ा सा धीमा हो गया है कलर। और ये आपका परखनली ए जिसमें लोहे की कील नहीं थी, तो उसका कलर सेम टू सेम वैसे का वैसे ही है। ठीक है, कलर में कुछ ना कुछ अंतर हुआ है, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ अभिक्रिया हुई है, यहाँ कुछ ना कुछ अभिक्रिया हुई है। ये देखिए लोहे की कील जिसको उसमें लटकाया गया था, तो कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाली गई लोहे की कील, इसका कलर देखिए कैसा हो गया है। होता क्या है इसमें यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया संपन्न हुई है, इसका रिएक्शन देखिए क्या हुआ है। ये है आयरन, यानी कि ये है, अगर लोहे की कील ये है और ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो इसमें क्या हुआ कि कलर में चेंज आ गया, मतलब कलर इसका कॉपर सल्फेट का विलयन जो होता है ब्लू कलर का होता है, और लोहे की कील का कलर आप लोगों ने देखा होगा, कलर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कौन सा है वो,
लेकिन जब आप उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो उसका रंग क्या होता है, भूरा हो जाता है, ठीक है। और कॉपर सल्फेट का विलयन जो होता है वो फेड हो जाता है। क्या होता है इसमें कि आयरन जो है, ठीक है, आयरन जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, ठीक है। और कॉपर को विस्थापित करके क्या बना रहा है, आयरन सल्फेट बना रहा है और कॉपर बाहर हो जा रहा है। और यही ठीक है, तो ये वाली अभिक्रिया हुई है, तो इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यानी ये जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करके आयरन सल्फेट बना रहा है और कॉपर बाहर आ जा रहा है, ठीक है। इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया, इसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके और भी उदाहरण हैं, ये आप लोग पढ़िएगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो पूछिएगा, ये आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। देखिए आप ये जब आप ये इक्वेशन देखेंगे तो आप अच्छे से समझेंगे। ये क्या है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 और ये क्या है, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। और ये बन क्या रहा है, बेरियम सल्फेट, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ का बेरियम यहाँ चला जा रहा है और यहाँ का सोडियम यहाँ चला आ रहा है और क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड। आयनों का आदान प्रदान क्यों कहते हैं, इसमें क्या हो रहा है, द्विविस्थापन इसलिए कहते हैं इसको कि सोडियम सल्फेट का सोडियम और बेरियम क्लोराइड का बेरियम, ये दोनों एक दूसरे को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे रहे हैं। यानी कि बेरियम जो है सोडियम सल्फेट के यौगिक से सोडियम को, और सोडियम जो है वो बेरियम क्लोराइड के यौगिक से बेरियम को विस्थापित कर रहा है। इस वजह से ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है और इसीलिए इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आयनों का आदान प्रदान का मतलब क्या होता है कि देखिए यहाँ पे जो सोडियम है, सोडियम पे आपको पता है कि 1 प्लस होता है और सल्फेट पे क्या होता है, 2 माइनस होता है, ठीक है। और बेरियम पे क्या होता है, 2 प्लस होता है, ठीक है। और क्लोराइड पे 1 माइनस होता है, 2 प्लस होता है और क्लोराइड पे 1 माइनस होता है। तो देखिए ये बेरियम जो है इस सल्फेट से बॉन्ड कर लेता है तो बन जाता है आपका यहाँ पे बेरियम सल्फेट, और ये सोडियम जो है वो इस क्लोरीन से बॉन्ड करता है तो ये बन जाता है बेरियम क्लोराइड। मतलब आयनों का भी आदान प्रदान हुआ, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। इसको पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। अब देखिए उपचयन अपचयन क्या होता है, लास्ट है इसका मतलब रिएक्शन का लास्ट है। उपचयन अपचयन क्या होता है, तो उपचयन अपचयन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, उपचयन अपचयन, क्योंकि एक ही जैसा दिखता है सब। तो देखिए एक ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको याद करने का इसको। उपचयन, उप मतलब कि ऑक्सीजन का जुड़ना, इससे आप याद करिए, ठीक है। उप यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, और जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, ये क्या है, उपचयन। और अपचयन मतलब कि ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना। इसका ठीक उल्टा, एक याद करेंगे तो दूसरा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब ये कॉपर ऑक्साइड, आप लोग बताएंगे, ये है कॉपर और ये है ऑक्सीजन। जब इसको टेम्परेचर दिया जा रहा है तो ये कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है, उपचयन या अपचयन, उपचयन हो रहा है। कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये कॉपर का उपचयन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को टेम्परेचर देते हैं तो ये कॉपर और हाइड्रोजन वाटर में ब्रेक होता है, तो यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉपर का अपचयन, ऑक्सीजन निकल रही है, ठीक है। बाकी इसको पढ़िएगा, आप लोग समझ जाएंगे। काला रंग किसके कारण होता है, कलर देखिए जब रासायनिक अभिक्रिया होगी, पहले ही हमने देखा, या तो अवस्था में परिवर्तन होगा या रंग में परिवर्तन होगा, कुछ ना कुछ इस तरह के परिवर्तन होंगे। देखिए अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं उसका उपचयन हुआ है, ऑक्सीजन की वृद्धि। तो यहाँ देखिए, सॉरी, यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या हो रहा है, उपचयन,
ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास दोनों उपचयन अभिक्रिया को दर्शाता है। और ये देखिए, और उसका उपचयन में है तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसका क्या होता है, अपचयन होता है। यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। कॉपर में अपचयित हो जा रहा है। यहाँ कॉपर ऑक्साइड में उपचयन हो रहा है। कॉपर का यहाँ उपचयन हो रहा है कॉपर ऑक्साइड में, और यहाँ कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है कॉपर में। ये आप लोग समझ गए होंगे उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। इसका उदाहरण ये देख के फिर इसका उदाहरण लिख लीजिएगा अलग से। अब एक आता है आपका अलग से रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को टेम्परेचर देते हैं तो कॉपर और वाटर में ब्रेक होता है। कॉपर अलग होता है और वाटर बनता है। ठीक है, इसमें किसका उपचयन हो रहा है, हमने देखा था कि उपचयन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहा है, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। तो यहाँ हाइड्रोजन में देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन, और कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकल रहा है, तो कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन। ठीक है, तो इस ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन अभिक्रिया तथा अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ये आपका पूछता है बहुत ज़्यादा, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम्पल सहित याद रखिएगा। देखिए कोई भी सिंपल सा एग्जाम्पल आप याद करिएगा, बहुत बड़ा एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक एग्जाम्पल लिखेंगे विथ नेम साफ साफ अक्षर में तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा याद करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझिए और एक सिंपल सा एग्जाम्पल याद करिए। अब देखिए संक्षारण क्या होता है ये आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, संक्षारण क्या होता है, लेकिन चलिए एक बार देख लेते हैं क्या होता है। देखिए ये कहाँ गया, आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उसमें लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। अन्य कुछ धातुओं में भी ऐसा परिवर्तन होता है। चांदी, तांबा, आपने देखा होगा आपके घरों में भी सोना, चांदी, तांबा होता होगा, उस पर भी कुछ ना कुछ कलर, तांबे का बर्तन जल चढ़ाने के लिए होता है, उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा कलर में चेंज आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब कोई धातु जो होती है वो अपने आसपास के अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है तब वो क्या होती है, संक्षारित हो जाती है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण के कारण क्या होता है, आप देखते होंगे जो लोहे के पुल बने होते हैं, रेलिंग, जहाज, धातुएं विशेषकर क्या होती है, ये लोहे की बनी होती है और इनको बहुत हानि होती है, गंभीर समस्या होती है संक्षारण के कारण। तो इसका उपाय भी है, आगे की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे। विकृत गंधिता क्या होती है, वसायुक्त तैलीय खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक, वसायुक्त ध्यान रखिएगा, वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उसमें क्या होती है, गंध उत्पन्न हो जाती है। तो इसी का ये क्या होता है, ये क्यों होता है, उपचयित होने पर, मतलब उपचयन यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, उपचयित होने पर वसा विकृत गंधित हो जाते हैं, मतलब उसकी गंध थोड़ी सी विकृत हो जाती है, बदल जाती है, तो इसी को कहते हैं विकृत गंधिता। इसके लिए प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं उपचयन को रोकने के लिए। ठीक है, जिससे उपचयन नहीं होता है। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से ये अभिक्रिया जो होती है वो धीमी हो जाती है। जब वायु नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन जुड़ेगा कैसे, ठीक है, तो इसी वजह से उपचयन नहीं होगा तो ये अभिक्रिया धीमी हो जाती है। चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ये इसका एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल ही क्वेश्चन बना के पूछता है। चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो। चिप्स आप लोग खाते होंगे, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, आगे से ध्यान रखिएगा। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलेन में डुबोया जाता है तो विलेन का रंग क्यों बदल जाता है, ये आप लोग बताएंगे।
क्रियाकलाप 1.1 ये मैं आप लोगों को लिखवा दूँगी, PDF दे दूँगी ग्रुप में। ये भी आप लोग बताएंगे उपचयन और उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान ज़रूर बताइएगा। आप लोग क्वेश्चन नहीं बताते हैं तो बताइएगा इसको। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।